टॉप स्पीड एडवांस सामान्य ज्ञान पार्ट 11 मध्यकालीन भारत का भाग 2। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को हराकर गाजी मलिक अथवा तुगलक गाजी ने गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया। गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक वंश का संस्थापक होने का श्रेय प्राप्त है। उसने मंगोलों के आक्रमणों को 29 बार विफल कर दिया। इस कारण उसे मलिक उल गाजी उपाधि दी गई। दिल्ली के सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का शक्तिशाली राजपरियानी गवर्नर था। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी में शासन किया। अबू बर्क 1389 से 1390 ईस्वी तक शासन किया। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी के बीच में शासन किया। नासिरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। वह पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला जोड़ा था। उसने अपने राज्य में कुओं और नहरों का निर्माण करवाया था। अपने सल्तनत में नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन संभवतः प्रथम सुल्तान था। उसने अलाउद्दीन के शासनकाल में अमीरों से ली गई भूमि को पुनः उसे लौटा दिया था। गयासुद्दीन ने लगान के रूप में उपज का 1/10 या 1/12 हिस्सा वसूलने का आदेश जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक के महत्वपूर्ण विजय वारंगल व तेलंगाना का विजय 1321 से 1323 के बीच में किया। उड़ीसा की विजय 1324 में, बंगाल की विजय 1324 में, तिरहुती का विजय 1324 में और मंगोल विजय 1324 ईस्वी तक उड़ीसा, बंगाल, तिरहुती, मंगोल विजय 1324 ईस्वी में किया। निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन की ने बनती नहीं थी, इसलिए निजामुद्दीन ने उससे एक बार कहा था, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थित पहाड़ियों पर रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद को बसाया था। उसमें एक दुर्ग का भी 56 कोट नाम से निर्माण करवाया था। उसने अलाउद्दीन को कठोर नीति के विरुद्ध उदारता की नीति को अपनाया, जिसे बर्नी ने मध्यपंथी नीति अथवा रस्म-ए-मियान कहा। गयासुद्दीन की सेना में तुर्क, गीज, मंगोल, दोआब के राजपूत, मेवाती, रूमी, तजाकी एवं खुरासानी सैनिक शामिल थे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय उसके पुत्र जूना खां के निर्देश पर अहमद अयाज द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के गिरने से उसी में दबकर हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के बीच शासन किया। गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम उलुग खां था। मोहम्मद बिन तुगलक की सर्वाधिक विवादास्पद कार्ययोजनाएं दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करना, राजधानी पुनः परिवर्तन करना 1326-27 के बीच, दिल्ली से दौलताबाद और पुनः दौलताबाद से दिल्ली, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना, खुरासान अभियान करना, कराची यानी कुमायूं की पहाड़ी का अभियान चलाना। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल का सर्वाधिक विवादास्पद सुल्तान था। वह संभवतः मध्यकालीन समस्त सुल्तानों में सर्वथा योग्य व सर्वाधिक शिक्षित विद्वान था। भारतीय इतिहास में उसे पागल, सन की, रक्त पिपासु आदि नामों से जाना जाता है। उसे अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतज्ञों व दूसरों
के दुख सुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण ही उसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर लोगों के बीच पदों का आवंटन किया। कृषि के विकास के लिए उसने अमीर ए कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी। जियाउद्दीन बरनी रचित फतवा ए जहांगीरी से मोहम्मद बिन तुगलक कालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इब्न बतूता रचित किताबुल रहला भी इस काल के इतिहास की जानकारी देता है। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा व्यवस्था का राजा कहा गया। एडवर्ड थॉमस के अनुसार वह प्रिंस ऑफ मनी अर्थ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था। इसी देवगिरी का नाम उसने बदलकर दौलताबाद रख दिया था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया। वह सर्वप्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर अपने अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इब्न बतूता नामक अफ्रीकी यात्री 1333 ईस्वी में भारत आया था, जिसे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया था। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता लिखित पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन हुआ है। इस पुस्तक में इब्न बतूता ने विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और साथ ही तत्कालीन गुप्तचर व्यवस्था के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुए। इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप प्रायः समस्त दक्षिण राज्य स्वतंत्र हो गए। 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए थे। 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने स्वतंत्र विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। 1347 ईस्वी में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह दिल्ली सल्तनत का सर्वप्रथम शासक था। वह अजमेर के शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन करने गया था। उसने बदायूं में मरीन मुल्हीन, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरों को बनवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह इसवा सुल्तान का समर्थक है की उपाधि धारण किया था। उसने आदिलाबाद का किला और जहां पनाह नगर का भी निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में कान्हा नायक ने विद्रोह करके स्वतंत्र वारंगल राज्य की स्थापित किया था। अपने विवादास्पद नवीन योजनाओं के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब के उपजाऊ प्रदेश में लगभग 50% कर वसूली में वृद्धि कर दी थी। उसी साल अकाल पड़ गया और फिर जबरदस्ती कर वसूलने से विद्रोह भड़क जाने से उसकी यह नवीन योजना असफल हो गई। दूसरी योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद स्थानांतरित किया। इसमें भी उसका चाह पूरा न हुआ और वह असफल रहा। तीसरी योजना के तहत उसने संभवतः पीतल यानी फरिश्ता के अनुसार और तांबा बरनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलाया, जिसका मूल्य चांदी के रुपये टका के बराबर होता था। सिक्कों के ढालने की प्रक्रिया पर नियंत्रण न होने से अनेक जाली टकसाल सामने आए, जिससे अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान हुआ और उसकी तीसरी योजना भी असफल हो गई। सुल्तान ने अपनी चौथी योजना के तहत खुरासान को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों को एक वर्ष में का अग्रिम प्रिय
1 वर्ष का अग्रिम वेतन दिया। दोनों देशों के बीच समझौता हो गया। इस प्रकार उसकी चौथी योजना भी असफल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं के असफल होते जाने की वजह से उसे असफलताओं का बादशाह कहा गया। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के त्योहारों यानी होली, दीपावली वगैरह में भाग लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी को तारगी को समाप्त करने के लिए सिंध जाते समय थाटा के निकट गोडाल में हो गई थी। इतिहासकार एबीएम हबीबुल्लाह ने उसकी मृत्यु पर लिखा था कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक का प्रथम राज्याभिषेक थाटा यानी सिंध के पास 20 मार्च 1351 ईस्वी को हुआ। पूरा दिल्ली में अगस्त 1351 ईस्वी उसका दोबारा राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई और सिपला सरलार रजब का पुत्र था। फिरोज शाह द्वारा रचित फुतुहात ए फिरोज शाही से उसके शासनकाल की जानकारी मिलती है। उसकी मां बीबी जैला राजपूत सरदार रनमल की पुत्री थी। खलीफा ने फिरोज शाह को कासिम अमीर उल मोमीन की उपाधि से नवाजा था। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 24 कष्टदायक कारों को जनता को निजात यानी राहत देते हुए मात्र 4 कारों को वसूलने का आदेश दिया था। फिरोज शाह तुगलक पहला मुसलमान शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने हिंदुओं को जिम्मी यानी इस्लाम धर्म न स्वीकार न करने वाले कहा था और ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। उसने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग था। फिरोज शाह तुगलक की नीति साम्राज्य विस्तार की नहीं थी बल्कि उसे सुरक्षित बनाए रखने की थी। उसने मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जनता पर लगाए गए अनाज शनाब के सभी ऋणों को माफ कर दिया था। उसने 9 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। उसने राजकीय पदों को वंशानुगत बनाया। उसने अधिकांश सैनिकों को बतौर वेतन जागीर प्रदान किया। उसने दासों की देखभाल के लिए दीवान ए बंदगान नामक एक नए विभाग की स्थापना की। वह प्रथम सुल्तान था जिसने उलेमाओं को भी प्रशासनिक कार्यों में लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने 1 दर्जन नए नगरों की स्थापना की जिसमें प्रमुख हैं फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार और फिरोजाबाद, दिल्ली। वह प्रथम सुल्तान था जिसने हज यात्रियों के लिए राजकीय खर्च पर हज यात्रा की व्यवस्था करवाई थी। उसने अपने शासनकाल में मेरठ और खिरजाबाद यानी टोबरा गांव से सम्राट अशोक के 2 स्तंभों को मंगवाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। उसके शासनकाल में निर्मित खान ए जहां तेलंगाना के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। उसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बनाए गए सिक्कों भारी संख्या में जारी करवाया था। उन्हें क्रमशः अर्धा और बीख कहा जाता था। चांदी को अर्धा और तांबे को बीख कहा जाता था। उसने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की मदद करने के लिए दीवान ए खैरात नामक एक नए विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलापते ने फिरोज शाही नाम से अनुजीत यानी अनुवाद करवाया था। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या फिरोज शाह तुगलक के समय में थी, लगभग 1,80,000 तक। फिरोज शाह के दरबार में राजकीय संरक्षक पाने वाले विद्वान थे जियाउद्दीन बरनी और शम्स ए सिराज आफीफ। फिरोज शाह तुगलक रचित आत्मकथा का नाम है फतुहात ए
फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की प्रमुख कृति है। तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। फिरोज शाह ने अपने शासनकाल में दंड विधान के अधिक मानवीय बनवाया। फिरोज शाह ने 1360 ईस्वी में जाजन नगर उड़ीसा पर आक्रमण कर वहां का शासक भानुदेव तृतीय को हराकर पुरी और के जगन्नाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया था। उसने 1361 ईस्वी में नगर कोट पर आक्रमण कर वहां के शासक को पराजित कर ज्वालामुखी मंदिर को पूर्णतः नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। राज्य के आंतरिक व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से फिरोज शाह ने कई करों को समाप्त कर दिया था। यमुना नदी के तट पर बसाया गया फिरोजाबाद नगर उसे सर्वाधिक प्रिय था। उसने दारुल साफा नाम से एक राजकीय अस्पताल का निर्माण भी करवाया था, जिसमें गरीबों का इलाज मुफ्त में किए जाने की व्यवस्था की थी। उसने अनेक मकतबों एवं लगभग 13 मदरसों की स्थापना करवाई थी। उसने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह का निर्माण करवाया था। उसने शंसगानी यानी 6 जीतल का नामक एक नया सिक्का भी चलवाया था। शरीत ए फिरोज शाही की रचना किसी अज्ञात विद्वान ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपने जारी किए गए सिक्कों पर स्वयं को खलीफा अंकित करवाया था। साथ ही उन सिक्कों पर अपने पुत्र एवं उत्तराधिकारी फतह खां का निर्माण भी अंकित करवाया था। उसकी सफलताओं का श्रेय इतिहासकार उसके प्रधानमंत्री खान ए जहां मकबूल को देते हैं। उसका शासन कल्याणकारी निरंकुशता के सिद्धांत पर आधारित था। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ एल्फिंस्टन और हेनरी एलियट ने फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान युग का अकबर कहकर सम्मानित दर्जा प्राप्त किया था, यानी प्रदान किया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई थी। तुगलक शाह 1388 से 89। फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी बना तुगलक शाह, जो 1388 से 89 ईस्वी में जो फिरोज शाह के पुत्र फतह खां का पुत्र था। तुगलक शाह गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय की उपाधि के साथ बैठा था। तुगलक शाह अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का था। इसी कारण सरदारों ने 1389 में उसकी हत्या कर दी। अबू बर्क 1389-90 में तुगलक शाह का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के पुत्र जफर खां का पुत्र अबू बर्क बना, जो फरवरी 1389 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 94। अगस्त 1390 ईस्वी में शहजादा मोहम्मद ने अबू बर्क की अपदस्थ कर नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह को दिल्ली की राजगद्दी सौंप दिया। उसका शासनकाल 1390 से 94 ईस्वी तक था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान था। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह वह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र था। वह नाम मात्र का शासक था। उसका शासन क्षेत्र दिल्ली से पलाम तक सीमित रह गया था। उसके शासन में मलिक सरवर नाम एक हिजड़े ने उसे सुल्तान से मलिक कुर्शक यानी पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर जौनपुर में एक सर्वसत्ता स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, सरकी वंश। उस समय नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली से पलाम तक का शासन कर रहा था, जो नुसरत शाह फिरोज शाह के साथ फिरोजाबाद से सत्ता का संचालन कर रहा था। उसी के समय 1398 ईस्वी में एक पैर से लंगड़े भीषण अत्याती आक्रमणकारी तैमूर लंग ने दिल्ली पर धावा बोल दिया था। तैमूर लंग के भयंकर आक्रमण के भय से दोनों सुल्तान महमूद शाह और नुसरत शाह अपनी अपनी राजधानियां छोड़कर भाग गए। तैमूर लंग 15 दिनों तक दिल्ली में डटकर लूटपाट मचाता रहा। जब वह दिल्ली से लौट रहा था तो उसने खिज खां को अपने विजित प्रदेशों का राज्यपाल बना दिया। तैमूर चला गया। तब नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह ने अपने वजीर मुल्क इकबाल की मदद से पुनः दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया।
बाद में एक युद्ध के दौरान खिलजी खां के हाथों मुल्क इकबाल मारा गया तो नासिरुद्दीन ने दिल्ली की सत्ता दौलत खां लोधी नामक एक अफगान सरदार के हाथों सौंप दिया। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह की मृत्यु 1412 ईस्वी में हो गई। सन 1413 ईस्वी में दौलत खां लोधी और खिलजी खां के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए युद्ध हुआ, जिसमें खिलजी खां विजयी बना और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। सैयद वंश की नींव रखी गई। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच। खिलजी खां 1414 से 1421 ईस्वी तक शासन किया। सैयद वंश का संस्थापक खिलजी खां था। खिलजी खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर अपना अधिकार जमा लिया। सैयद वंशीय शासक खिलजी खां 1414 से 1421, मुबारक शाह 1421 से 1434, मोहम्मद शाह 1434 से 1445, अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक शासन किया। खिलजी खां ने सुल्तान की उपाधि धारण करने के स्थान पर स्वयं को रैयत-ए-आला की संक्षिप्त महत्व की उपाधि से संतुष्ट रखा। वह तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से वापस जाते समय तैमूर लंग ने उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। खिलजी खां स्वयं को तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था और उसे नियमित रूप से कर भेजता था। खिलजी खां ने अपने द्वारा जारी सिक्के पर तुगलक सुल्तानों का नाम खुदवाया था। खिलजी खां के विषय में फारिस्ता ने लिखा है कि वह एक उदार और न्यायप्रिय शासक था। 20 मई 1421 ईस्वी को खिलजी खां की मृत्यु हो गई। मुबारक शाह 1321 से 1434, खिलजी खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह बना। मुबारक शाह 1421 ईस्वी में शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। मुबारक शाह के दरबार में प्रमुख विद्वान था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। उसका रचना तारीख-ए-मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक नगर को बसाया था। 19 फरवरी 1434 ईस्वी को मुबारक शाह के वजीर सखर उल मुल्क ने षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह की हत्या उस वक्त कर दी जब वह अपने नए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। मोहम्मद शाह 1434 से 1445, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी बना उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खां, जो मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना। मोहम्मद शाह ने मुल्तान के सूबेदार बहलोल को खान-ए-खाना की उपाधि प्रदान की थी। 1445 ईस्वी में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। मोहम्मद शाह का पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह 1445 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी बना। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसने आलम शाह की उपाधि धारण कर सत्ता संभाली थी। अलाउद्दीन आलम शाह की अपने वजीर हमीद खां से नहीं बनी। हमीद खां के घातक षड्यंत्रों की भनक पाकर आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं भागकर वहां शरण ले लिया। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में आलम शाह के वजीर हमीद खां का कत्ल कर दिल्ली की गद्दी हथिया ली। 1476 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह की बदायूं में शरणागत की स्थिति में ही मृत्यु हो गई। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्ष तक रहा। सैयद वंश के शासकों में एक योग्य शासक था खिलजी खां। इस वंश के अन्य सभी अयोग्य शासक सिद्ध हुए। लोधी वंश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।